हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों मेरा नाम शशि सोएग और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SSR ग्रोथ क्लासेस। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं क्या, DNA व RNA। ठीक, DNA हम देखेंगे। DNA के खोजकर्ता सर्वप्रथम किसने खोजा था। अगर हम DNA के खोजकर्ता की बात करें तो DNA को सर्वप्रथम कार्लसबर्ग नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? कार्लसबर्ग नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले DNA को खोजा था। ठीक, अगर हम बात करें DNA का ये जो मॉडल है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे DNA का मॉडल किसने दिया था, तो DNA का मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक, DNA हमारा कुछ इस तरीके से होता है। इसको हम कहते हैं DNA का द्विकुंडलित मॉडल। क्या है जो इन्होंने वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था, इसको हम क्या बोलते हैं? द्विकुंडलित मॉडल। ठीक, द्विकुंडलित मॉडल। ठीक, इन्होंने बताया कि जो हमारा DNA होता है यह द्विकुंडलित होता है, यानी सिंगल हेलिक्स नहीं होता है, इसमें डबल हेलिक्स पाए जाते हैं। ठीक, देखिए एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। ठीक, इस तरीके से हमारे कुछ होते हैं। अब हम देखते हैं DNA हमारा पाया कहाँ जाता है। DNA जो होता है, देखिए दोस्तों, हमारा शरीर असंख्य छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसका अध्ययन करेंगे तो अपने शरीर से कहीं एक छोटा सा निकालेंगे, उसमें एक कोशिका लेंगे और उस कोशिका के न्यूक्लियोसाइड यानी न्यूक्लिक एसिड यानी केंद्रक द्रव्य में, ठीक, जो हमारा केंद्रक द्रव्य होता है उसमें हमारा ये DNA देखने को मिलता है। कहाँ? कोशिका के देखिए हमारा कोशिका होता है, इसमें केंद्रक होता है, ये केंद्रक द्रव्य जो भरे होते हैं यहीं पे हमारे इसी केंद्रक द्रव्य में ही हमारे DNA देखने को मिलते हैं। ठीक, केंद्रक द्रव्य में देखने को DNA मिलता है। अब हम देखते हैं केंद्रक द्रव्य के अलावा हमारे कहाँ कहाँ DNA पाया जाता है। अगर हम बात करें केंद्रक द्रव्य के अलावा, तो केंद्रक द्रव्य के अलावा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक, तथा पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलता है। कहाँ? पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में। एक हमारे और होता है पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक दोस्तों, इस DNA का कार्य क्या होता है? अगर हम कार्य की बात करें, एक साथ आप ले लेते हैं। अगर हम DNA के कार्य का बात करें तो ये इसका कार्य क्या होता है? यह आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। आनुवांशिक लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। कौन? DNA। अगर DNA ना हो तो हमारा क्या होगा? जो आनुवांशिक लक्षण, जैसे एक आदमी आप देखते होंगे कि जो आदमी है अगर उसका कोई संतान हुआ या कोई लड़का हुआ, ठीक उसी के समान क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारे DNA होते हैं इसी पे हमारे आनुवांशिक लक्षण सभी विद्यमान होते हैं। अगर कभी कभी आप देखेंगे कि जो हमारा DNA होता है इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कोई ना कोई कमियां हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी किसी के कान के ये कार्ड पल्लो ही नहीं रहती, किसी को आप देखे होंगे कि 6 उंगली होती हैं। ठीक, जिसको बहुत लोग कहते हैं छांगुर नाम रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके 6 उंगली हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि किसी की आँख ही एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। ये क्यों हो जाती है? क्योंकि ये सिंड्रोम होता है। DNA में हमारे कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिससे हमारा सिंड्रोम हो जाता है और वो लक्षण सही से विकसित नहीं हो पा जाते, जिसके कारण वो विकार उत्पन्न हो जाते हैं मानव शरीर में। ठीक, या किसी भी जीव में अगर DNA में विकार उत्पन्न हुआ तो क्या होता है कि जैसे अब 6 उंगली हो गई, या फिर एक आँख छोटी हो गई, या कान की एक पल्लो ही नहीं है, या एक पैर छोटा हो गया, कुछ विकलांग टाइप के पैदा हो जाते हैं। ठीक, कब? जब हमारा DNA में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसमें हमारे जो होते हैं केंद्र सही से उसके जीन या गुणसूत्र जो होते हैं जा नहीं पाते, उसी कारण से ऐसा होता है। ठीक, आगे हम देखते हैं DNA हमारा केंद्रक द्रव्य के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। इसका कार्य क्या होता है? आनुवांशिक लक्षणों को आदान प्रदान करना, मतलब जनक से क्या संतानों में ले जाता है लक्षणों को। ठीक, अब हम बात करें न्यूक्लिक एसिड में हमारे जो होते हैं क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम हमारा कैसा होता है? क्रोमोसोम कुछ हमारा इस तरीके से देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, संख्या की बात करें अगर, तो 46 होते हैं। अगर आपसे संख्या की बात करें कितने होते हैं? टोटल 46 होते हैं। लेकिन अगर जोड़ी की बात करें तो मानव में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। अब हम इसी क्रोमोसोम को देखिए, अगर पहले जब हम खींचे क्रोमोसोम एक गुच्छे समान होता है। कैसे होता है? गुच्छे के समान होता है। जब इसको हमने खोला फिर देखा कि ये क्या हुआ, हमारा DNA दिखा। फिर DNA को जब और ज़्यादा हमने अध्ययन किया या खोल के देखे तो उसमें हमारे ये जीन दिखे। ठीक, अब हम ये हमारे नाइट्रोजनी बेस से बने होते हैं। इसका देखो मॉडल जो होता है द्विकुंडलित होता है। ठीक, क्या होता है? द्विकुंडलित। हमारे कौन बताए थे ये चीज़?
डीएनए हमारा द्विकुंडलित होता है। ये किसने बताया था? वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये चीज़ बताई थी। अब हम देख लेते हैं डीएनए का निर्माण। ठीक, डीएनए का निर्माण जो होता है हमारे कैसे हुआ होता है? न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फेट से हुआ होता है। कभी कभी पेपर में आपसे पूछ लेता है कि कौन सा तत्व हमारे डीएनए में पाया जाता है, तो फास्फेट पाया जाता है। न्यूक्लियोसाइड में हमारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड हमारा 2 होता है। कौन कौन? ये देखिए थोड़ा गलत हो गया है। न्यूक्लियोसाइड में हमारे शुगर तथा नाइट्रोजनी बेस। क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। ठीक, नाइट्रोजन बेस। दोस्तों ये जो शुगर तथा नाइट्रोजन बेस है, कभी कभी पेपर में जब पूछता है कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोग यही नाइट्रोजन बेस, कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन बेस को मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अगर पेपर में पूछा है कि कौन सा तत्व पाया जाता है, तो फास्फेट पाया जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन बेस जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? नाइट्रोजन बेस जो होता है 2 होता है। ठीक, नाइट्रोजन बेस हमारे ये दोनों होते हैं। हमारा न्यूक्लियोसाइड जबकि 2 होता है। कौन कौन? एक शुगर तथा नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस में हमारे कौन कौन होते हैं? प्यूरिन तथा पिरिमिडिन। अब ये नाइट्रोजन बेस से ही हमारे ये देखिए दोनों हेलिक्स जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं आपस में। नाइट्रोजन बेस में हम देखते हैं 2 हमारे होते हैं। कौन? एक प्यूरिन होता है, एक तो हमारा क्या होता है? प्यूरिन। ठीक, ये प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। एक होता है प्यूरिन और पिरिमिडिन। आप देख के ही लग रहा हो कि प्यूरिन हमारा छोटा है नाम से भी और बोलने में भी। प्यूरिन और पिरिमिडिन हमारा क्या होता है? बड़ा होता है। देखिए प्यूरिन में हमारे जो होते हैं 2 होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है एडेनिन, जिसको हम ए से व्यक्त करते हैं। एडेनिन को हम कैसे व्यक्त करते हैं? ए से। जबकि एक होता है हमारा क्या? ग्वानिन। ये एडेनिन और ग्वानिन 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं। किस पे? प्यूरिन के। अब हम पिरिमिडिन की बात करें, पिरिमिडिन के हमारे 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है थायमिन और दूसरा हमारा क्या होता है? साइटोसिन। ठीक, यही थायमिन और साइटोसिन कभी देखिए जब हम आरएनए में पढ़ेंगे तो यही थायमिन के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा? थायमिन के स्थान पे हमारे यूरेसिल हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, खाली थायमिन के स्थान पे यूरेसिल हो जाएगा, जिससे हमारे आरएनए का निर्माण हो जाएगा। देखिए हमारा डीएनए जो होता है द्विकुंडलित होता है, जबकि हमारा आरएनए जो होता है, हमारा आरएनए कुछ इस तरीके से सिंगल हेलिक्स में होता है। ठीक, इस तरीके से सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक, यानी एक कुंडलित होती है। कह सकते हैं हम कि जो डीएनए हमारा होता है, आरएनए हमारा होता है, यह एक कुंडलित होता है। आरएनए का कार्य क्या होता है? आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक, आगे हम देख लेते हैं आरएनए। तो दोस्तों आरएनए के बारे में हम देखते हैं क्या होता है आरएनए। ये देखिए आरएनए हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आरएनए जो हमारा होता है ये हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है मैसेंजर आरएनए, एम आरएनए और एक होता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। और तीसरा क्या होता है हमारा? आरआरएनए। ठीक, आरआरएनए। अब ये तीनों आरएनए हमारे होते हैं डीएनए में, आरएनए में। आरएनए हमारा कैसा मॉडल होता है? आरएनए हमारे सिंगल हेलिक्स होती है। क्या होती है? अगर हम आरएनए की बात करें तो ये सिंगल होती है। देखिए ऐसे होती है। इस पे हमारे जो होते हैं नाइट्रोजन बेस कुछ इस तरीके से लगे हुए होते हैं। सही, ये हमारा सिंगल हेलिक्स होता है, यानी एक कुंडलित। हम कह सकते हैं क्या? हमारा जो आरएनए होता है एक कुंडलित होता है। ठीक, कुंडलित। जबकि हमारा डीएनए कैसा था? डीएनए हमारा द्विकुंडलित था। अब हम देखते हैं आरएनए। एक हमारा होता है एम आरएनए, एक होता है टीआरएनए तथा एक होता है आरआरएनए। यानी हमारे 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। यही आरएनए जो होता है हमारा क्या करता है? आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, कैसे करता है? देखिए एम आरएनए जो होता है, जो हमारे भोजन में तत्व जाते हैं, ठीक, उन्हीं तत्वों के निर्माण मदद से ये प्रोटीन का निर्माण करता है। कैसे? उन तत्वों में जो उनको लगता है कि हमारे एमिनो एसिड हैं, उस देखिए हमारा जो प्रोटीन होता है एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। कौन कौन से? 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक, हमारे शरीर में हमें कितने प्रोटीन के निर्माण के लिए कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है? प्रोटीन के निर्माण के लिए हमारे 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। ठीक, कितने? 20 एमिनो एसिड।
ठीक, एमिनो एसिड। अब ये 20 एमिनो एसिड तो होते हैं, 20 एमिनो एसिड में हमारे 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो आवश्यक होते हैं और जो 10 एमिनो एसिड अनावश्यक होते हैं। क्यों अनावश्यक वाले, क्यों किसको बोलते हैं? जो हमारे शरीर में 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं, 10 एमिनो एसिड ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। एमिनो एसिड ये शरीर, मानव शरीर में पाए जाते हैं, ठीक, पहले से ही उपस्थित रहता है। ये 10 एमिनो एसिड जो मानव शरीर में पहले से उपस्थित होते हैं, इसको हम कहते हैं अनावश्यक आरएनए। क्या बोलते हैं? अनावश्यक आरएनए। जबकि जो आरएनए जो एमिनो एसिड हम शरीर से वहाँ भोजन से ग्रहण करते हैं उसे हम आवश्यक 10 आरएनए और होते हैं हमारे, 10 आरएनए नहीं, 10 एमिनो एसिड और होते हैं। कौन? 10 एमिनो एसिड और होते हैं। अब ये कहाँ से आएंगे? ये 10 एमिनो एसिड हम भोजन से प्राप्त करेंगे। कहाँ से? भोजन से, यानी बाहर से, प्राकृतिक से प्राप्त करेंगे, ठीक। जबकि हमारे 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनावश्यक आरएनए। अनावश्यक एमिनो एसिड, और इसको हम कहते हैं आवश्यक एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं इसको? आवश्यक एमिनो एसिड, ठीक। ये वाले हमारे आवश्यक जो हम भोजन से प्राप्त करते हैं, जबकि जो चीज़ हमारे शरीर में पहले से उपस्थित है उसको हम कहते हैं अनावश्यक। अब यही 10-10 दोनों मिलके 20, यही 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक प्रोटीन का, ठीक, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एक प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? एक प्रोटीन का निर्माण 20 एमिनो एसिड के मिलने से होता है, ठीक। तो ये जो हमारे एमआरएनए होता है, ये भोजन से तत्वों को या उस आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करता है। कौन? एमआरएनए, यानी जो हमारे भोजन में रहते हैं 10 एमिनो एसिड जो कि हमको भोजन से ग्रहण करना है, एमआरएनए लेता है, उसके बाद ट्रांसफर आरएनए से भेज देता है। यानी जो हमारा सूचना वाला यानी ट्रांसफर आरएनए है, इसके जरिए कहाँ भेजता है? यहाँ पे, इसके जरिए ये यहाँ भेजता है आरआरएनए पे। जबकि ये एमआरएनए से यहाँ आता है, एमआरएनए से कहता है ले इधर आओ, इधर आओ, ले हमें मिल गए एमिनो एसिड, मिल गए, लेके जाओ। ये जो टीआरएनए होता है फिर उस 10 एमिनो एसिड को लेके जाता है आगे, कहाँ? किसके पास? आरआरएनए के पास। अब आरआरएनए में हमारा क्या होता है? यही हमारा आरआरएनए जो होता है, देखिए आरआरएनए जो होता है, आरआरएनए ये होता है राइबोसोम। इस आर से क्या मतलब है? इसका तात्पर्य ये है आरआरएनए से राइबोसोम, ठीक, राइबोसोम वाला यही हमारा है। यही राइबोसोम से हमारे क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करता है। जब ये 20 एमिनो एसिड पा जाता है जो हमारा आरआरएनए होता है, तब ये 20 एमिनो एसिड की मदद से, कैसे? 20 एमिनो एसिड की मदद से क्या करता है? एक प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक, एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ये हमारे एक प्रोटीन का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं, ये हमारा हो गया आरआरएनए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आरएनए क्या है? देखिए आरएनए जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, इसकी फुल फॉर्म है, दोस्तों मैंने इसके साथ फुल फॉर्म नहीं बताई, एक बार मैं इसका फुल फॉर्म पूरा लिख दे रहा हूँ। आरआरएनए और डीआरएनए की हमारे डीऑक्सीराइबोस होती है, जो हमारे होते हैं डीआरएनए होती है, डीएनए और आरएनए, ठीक, डीएनए और आरएनए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और ये हमारा जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। कैसा होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। ये होते हैं इसके फुल फॉर्म डीएनए और आरएनए के। एक का होता है राइबो न्यूक्लिक और एक होता है डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।